विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। कल हमने क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट किए थे, 5 पार्ट हम कर चुके थे, पार्ट 5 तक। ठीक है, आज आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे याद करना है। सबसे पहले पार्ट 6 बता रहा हूं मैं। तो पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 क्या है, स्टेट्स। क्या है, स्टेट्स यानी राज्य, स्टेट्स ऑब्लिक राज्य। और इसका आर्टिकल जो होता है वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। कहां से कहां तक, 152 से 237। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको चैप्टर में, फिर चैप्टर भी याद करने होते हैं। इसके चैप्टर से हमें पता चलता है कि भाई कहां पर हमने विधानमंडल पढ़ना है, कहां पे हमने क्या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर में बांटते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 इसमें क्या है, डेफिनेशन है स्टेट की, साधारण लिखा हुआ है यानी डेफिनेशन है। बड़ा दुख होता था पहले हमें, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन अब 370 खत्म हो चुकी है, स्पेशल स्टेटस जो था, तो अब जम्मू कश्मीर को शब्द को भी हटा दिया गया। स्टेट में मतलब वो सब स्टेट जो आप सुनते हो राज्य, है ना। हालांकि जब हम आर्टिकल 12 पढ़ रहे होंगे मूल अधिकार, तो वहां पर स्टेट का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। और फिलहाल यहाँ पे मैंने कहा स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 152। चैप्टर 2, चैप्टर 2, चैप्टर 2 में क्या पढ़ना हमने, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव गवर्नर यानी राज्य, यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब यहां पर क्या है, राज्यपाल। और इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 153 से लेकर, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। कितना समझ में आ गया। जैसे हमने वहां पर क्या पढ़ा था, पार्ट 5 जब हम पढ़ रहे थे, पार्ट 5 में हमने क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर चैप्टर 3 पढ़ना हमने, चैप्टर 3, इसमें क्या पढ़ना हमने, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब हो गया विधानमंडल। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, विधान मंडल। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक चलता है, आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक। जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था कि संसद मतलब, जब पार्ट 5 में बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज प्रेसिडेंट, 2 इज लोकसभा, 2 इज लोकसभा और 3 इज राज्यसभा। ये बताया था मैंने, याद होगा आपको कल का। ऐसे ही इस चीज को भी समझना आपने। लेजिस्लेचर शब्द जब आता है तो लेजिस्लेचर में क्या, लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, तो लेजिस्लेचर इज इक्वल टू, लेजिस्लेचर इज इक्वल टू 1 इज गवर्नर, 1 इज गवर्नर, 2 इज लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा। क्या बोलते हैं, विधानसभा। ये दिखाई दे रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है, विधानसभा। ठीक है, जगह नहीं है यहां पर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। और नंबर 3 पर हम बोलते हैं, नंबर 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, विधान परिषद। अब यह चीज ध्यान रखना, जिन राज्यों में है,
सब राज्यों में नहीं है विधान परिषद। तो जैसे हमारा उत्तराखंड है, वहां पे आपने विधान परिषद नहीं सुना होगा, विधान परिषद सुना है। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है यानी विधानमंडल है, वो खाली दो चीजों से मिलकर बना है, एक गवर्नर और एक विधानसभा, यानी गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई जैसे सेंटर में पढ़ा ना हमने हमने क्या पढ़ा कि यहाँ प्रेसिडेंट, तो स्टेट में क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे गवर्नर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नर। यहाँ पे हम लोकसभा पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेचर इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और 3 नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन साथ में हमें ये लिखना पड़ रहा जिन राज्यों में मौजूद है। तो जिन राज्यों में मौजूद है वहां बाइकैमरल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बाइकैमरल स्टेट्स बोलते हैं, यानी जहां पर दोनों सदन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारा उत्तराखंड स्टेट है, तो उत्तराखंड स्टेट में आपने नहीं सुना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुना है? भाई आपने एमएलए सुने हैं, एमएलसी नहीं सुने होंगे। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके बारे में आप पता है कि 70 विधायक है हमारे राज्य में, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 बिहार, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 कर्नाटक, नंबर 6 तेलंगाना, नया स्टेट जो है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में क्या है? बाइकैमरल, जहां पर 2 सदन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकैमरल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? तो 2 सदनों वाले 6 राज्य हैं, वहां पर जब हम बोलेंगे लेजिस्लेचर इज इक्वल टू, तब हम बोलेंगे 1 इज गवर्नर, 2 इज लेजिस्लेटिव असेंबली, 3 इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और मैंने आपको ये बता दिया कि विधानसभा जो है निम्न सदन है, लोअर हाउस है। क्या है ये? लोअर हाउस है। और जो विधान परिषद है वो क्या है? अपर हाउस है। लोकसभा होती है, वैसे राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती है। जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, वैसे यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इतना समझ में आ गया? तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर 3 है लेजिस्लेचर, वो आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक पढ़ना हमने, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, उनको डिटेल में करना अभी इसके बाद। ये एक बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं अभी हम, स्टार्टिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाता है वो बता रहा हूं मैं आपको, सीधे बुक में नहीं कूदना है, पहले बेयर एक्ट पढ़ना है आपने, ठीक है। चैप्टर 4 यहां पर हमने बोलना है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर और पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance, promulgate। इसमें मतलब चैप्टर 4 जो है इसका मतलब ये है, पहले आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। 1 2 3 जब हम पढ़ा कल हमने, तो वो तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance, और जब हम 213 पढ़ रहे हैं यहां पर, तो पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance। और ऑर्डिनेंस कब जारी करेगा? जब विधानमंडल विश्रांति काल में हो, यानी जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, विधान परिषद का सत्र ना चल रहा। मैंने कल कंडीशन बताई थी आपको कि विधानसभा का सत्र चल रहा हो, विधान परिषद का ना चल रहा हो, विधान परिषद का चल रहा हो, विधानसभा का ना चल रहा हो, जहां बाइकैमरल है, ठीक है, या दोनों का ना चल रहा हो, तो और गवर्नर को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, एक कानून बनाना जरूरी है राज्य को, तो वहां पर ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। इतना समझ में आ गया? लेकिन हमारी स्टेट है जैसे उत्तराखंड है, तो वहां पर सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? गवर्नर, है ना। ऑर्डिनेंस के बारे में कल बता चुका हूं मैं। चैप्टर उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या पढ़ना हमने? चैप्टर 5 में हाई कोर्ट्स। क्या पढ़ना है? हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स पढ़ना इन द स्टेट्स, यानी राज्य में जो उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। और इसका आर्टिकल जो शुरू होगा, कहां से शुरू होगा? आर्टिकल
124 से लेकर आर्टिकल 124 से लेकर 232 तक। कहां तक? 232। इतना समझ में आ गया। और चैप्टर 5 में हमने पढ़ना है, सॉरी चैप्टर 6 में हमने पढ़ना है सबऑर्डिनेट कोड्स। सबऑर्डिनेट कोड्स, इसका आर्टिकल कहां से कहां गया है? 233 से लेकर और 237 तक। सबऑर्डिनेट कोड्स में ऐसा जाते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोड्स, हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 214, सॉरी यहां पे क्या करना हमने 214 से लेकर 232, हाई कोर्ट्स 214 से 232 और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स 233 से 237। इतना समझ में आ गया। अब ये भी मैंने कहा ये बड़ा आसान हो जाता है याद करना। जैसे अगर आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो उसका आर्टिकल 124 है, और जैसे हाई कोर्ट बोलेंगे तो 214। ये थोड़ा याद करने वाली चीजें है ना, आसान हो जाता है याद करना। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में? 124, और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल में? 214 में। ऐसे मैंने कहा, जैसे मैंने कल बताया था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस 123 और पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस 213, 123 213। आसान हो जाता है याद करना। तो अभी से आप अपने कुछ फॉर्मूला बनाइए जिससे आर्टिकल आपको क्या हो सके, याद हो सके। तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने करना है क्या? पार्ट 7, ये रिपेल हो चुका है। पार्ट 7 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, फिर सीधे आएंगे हम किसमें? पार्ट 7 के आगे रिपेल यानी निरसित लिख दीजिए। हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं निरसित, मतलब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे निरसित कर दिया गया, तो पार्ट 7 को निरसित कर दिया गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हम चलेंगे किसमें? पार्ट 8 में। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? केंद्र द्वारा शासित, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, उसी को बोलते हैं हम। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं मैंने, लेकिन मैंने कहा पहले पार्ट 7 लिख दो, उसके सामने लिख दो निरसित, निरसित, और पार्ट 8 लिखो यूनियन टेरिटरीज, यूटीज बोलते हैं इसको हम, या संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आर्टिकल 239 से 242। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद भाई बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पार्ट 9। पार्ट 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे पार्ट 3 मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, वैसे ही ये पंचायत, ये इसमें क्या है? पंचायत। क्या है ये? पंचायत। ठीक है, और ये आता है आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ये ओ है भैया, 2430 मत कर देना। 243 ओ तक पंचायत, ये यूपीएससी के सिलेबस में अलग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पार्ट 9 है पंचायत को हिंदी में भी पंचायत ही बोलते हैं। आपने डीपीएसपी में भी ये शब्द सुना था, जब मैंने कहा था आपको कि पार्ट 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा, वहां पे सुना था आपने? वो आर्टिकल 40 गांधीयन डीपीएसपी बोलते हैं उसको। अब लेकिन मैंने कहा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें इसके एक चीज और याद कर लेना है, इसमें
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा? 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया था इसको। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के द्वारा एक तो ये पार्ट 9 जोड़ा गया था, एक अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अनुसूची मतलब शेड्यूल, अनुसूची मतलब जो शेड्यूल 11 है वो भी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए गए पंचायतों के संबंध में, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पंचायतों में आरक्षण है वो किससे है। पंचायतों में आरक्षण सुना होगा आपने, आजकल पंचायत चुनाव हुए तो 243D से दिया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है, एक फॉर्मूला बताता हूं आपको याद करने का, 243, जैसे कहीं पर अगर पूछेगा ऐसे याद करना, 243 जो 3 क्वेश्चन मेन पूछते हैं वो I और 243Y और एक 243K और 243ZA। तो 243I और 243Y में क्या है, क्या है? मतलब दो चीजें, आप ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक 243D में क्या है, तो रिजर्वेशन है जी, पंचायतों का जो रिजर्वेशन दिया जाता है 243 से है। और जब पूछेगा I और 243Y, 243Y अभी नहीं आ रहा है म्यूनिसिपैलिटी में, क्योंकि जो पार्ट 9 है हम पढ़ेंगे ना, दोनों को मिला के पढ़ना। तो I, Y और कजा ऐसे करके याद करते हैं हम लोग। तो I में क्या है, वित्त के संबंध में, किसके संबंध में? फाइनेंस के संबंध में, यानी जो राज्य वित्त आयोग होता है वो यहां पर मिलेगा आपको। कहां पर? राज्य वित्त आयोग। किसमें? 243I और 243Y में। और 243K और 243ZA में क्या मिलेगा आपको? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ये छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल जरूर याद करने हैं आपने। कौन कौन से? 243 IY मैं ये बोल रहा हूं, I अभी हमने पढ़ लिया क्योंकि इसका पार्ट 9 में म्युनिसिपैलिटीज हैं, यानी नगर पालिकाएं। भाई नगर पालिकाएं, पालिका लिख देता हूं मैं, इसमें नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर सबसे नीचे नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका होती है, फिर नगर निगम होता है। तो सब इसके अंदर आ जाता है। इसका आर्टिकल जो है वो क्या है? 243T से 243ZG तक, 243ZG तक। तो इन दोनों में मैंने कहा ये आर्टिकल कॉमन होंगे। कौन कौन से? एक ये I वाला 243I पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग, और 243Y नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग। ऐसे ही मैंने कहा 243K राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों का जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। जबकि विधानसभा, विधान परिषद, ये जो सारे चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? देश का निर्वाचन आयोग, देश का। उसका आर्टिकल अलग है बिल्कुल, 324 है उसका आर्टिकल। क्या है? देश के निर्वाचन आयोग का आर्टिकल क्या है? 324, यही है। हाँ जी, 324 है। तो ये समझ में आ गया, ये ऐसे याद करना आपने। फिर पार्ट 9B, पार्ट 9B ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहकारी जो समितियां होती हैं, सहकारी संघ जो होते हैं, वो इस यहां पर पढ़ते हैं हम लोग। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक जाएगा? 243ZH से 243ZT तक। और आपको बता दूं ये बड़ा विवादों में रहा है अभी कुछ समय पहले। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारे के सारे रद्द कर दिए ये आर्टिकल, सिर्फ किसको छोड़कर? ZH, ZR और ZS को छोड़कर। Z
आर जेड एच और जेड एस को छोड़कर सारे आर्टिकल क्या कर दिए हैं, एच आर एस याद रखना है इसमें, एच आर एस। ये तीन आर्टिकलों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पृथक्करण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी की वजह से हम इन तीन आर्टिकल को मान रहे हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऐसा क्यों कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, किस मामले में कहा ये दरअसल भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह एक मामला गया, राजेंद्र एन शाह ने भारत संघ पर केस किया। उन्होंने कहा ये पार्ट 9B जो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जो बोला है ये तो सब गलत है। गलत इसलिए है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची के विषय पर जब कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन लेना पड़ता है, आधे से अधिक राज्य उसके लिए ओके करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट ने बना दिया, पार्ट 9B जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन भाई आधे से अधिक जितने देश में राज्य हैं उसमें आधे से अधिक राज्यों से पूछना पड़ेगा कि आप सहमत हैं कि नहीं है। अगर वो सहमत है तो ये यहां पर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब जो अगला पार्ट आता है वो क्या है, पार्ट 10 है। पार्ट 10 यहीं पे लिख देता हूं। पार्ट 10 में क्या है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। और ये शुरू होता है 244 से लेकर 244A तक, 244 से लेकर 244A तक। इतना समझ में आ गया। यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया मतलब अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिर दोबारा जगह बनानी होगी। उसके बाद हम जाते हैं किसमें, पार्ट 11 में। पार्ट 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र राज्य संबंध मिलेंगे आपको वहां पर। क्या मिलेंगे, केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशन। अच्छा, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे वहां पर भी ये दो पार्ट बड़े काम के हैं। कौन कौन से, पार्ट 11 और पार्ट 12। पार्ट 11 और पार्ट 12 इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वहां पर क्या होगा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर पार्ट 12 काम आएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 11 बता देता हूं मैं यहां पर, रिलेशन बिटवीन द यूनियन स्टेट्स। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र राज्य के बीच संबंध। केंद्र राज्य संबंध लिख दीजिए, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल कहां से कहां तक पहुंचे थे हम आर्टिकल में, 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263। इसमें चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे दो हमें। चैप्टर 1, चैप्टर 1 विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन कहां से कहां तक है, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधायी
संबंध, ये आएगा आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, कहां तक? और इसका चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, यानी प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक। देखो भाई, अगर आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या करें, उसको याद करें। ये अलग बात है कि यूपीएससी ने हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट बहुत कम कर दिया है, पर यह भी ध्यान रखना कि कल को आपको जब आपको पद मिलेगा तो वहां पर क्या, जिन लोगों से बातचीत, उसमें जो बहुसंख्यक लोग होंगे वो हिंदी भाषी होंगे, या हो सकता है जिस स्टेट में आप जा रहे होंगे वहां उस राज्य की भाषा बोल रहे होंगे। तो खाली ये मत करना कि इंग्लिश पे कमांड कर दी और बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक आम आदमी जब आपसे बात करेगा तो किस में करेगा? हिंदी में करेगा। तो दोनों पर कमांड करनी है आपने, ठीक है? तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं बाइलिंगुअल, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक। और इसका आर्टिकल कहां से कहां तक होगा? आर्टिकल 255, 256 से और 263 तक, 255 से 263 तक। जिसको याद है वो बोल सकता है साथ में, जब मैं यहां पर बता रहा हूं तो जैसे मैं पूछता हूं कि पार्ट 2 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 1 में क्या है, अगर आपको याद है तो आप बोलिए उसको। बोलने से कंठ खुलेंगे आपके। क्या खुलेंगे? कंठ खुलेंगे। तो मैं तो ठीक है, मैं बता ही रहा हूं, लेकिन आपने भी क्या करना, साथ में बोलना है जोर जोर से, ठीक है? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, खाली पार्ट 5 तक पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। आप यूपीएससी वैसी नहीं रही। यूपीएससी 22वें पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ रही है। हिंदी में प्राधिकृत पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है? सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं पार्ट 12। पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी। बोलो भाई मेरे साथ साथ, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड स्यूट्स। इसको हिंदी बोलते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं। कॉन्ट्रैक्ट सुना है ना? संविदा, संविदा है ना, संविदाएं। और स्यूट्स मतलब होता है वाद। स्यूट्स मतलब क्या होता है? वाद। पार्ट 12 कहां से कहां तक? 264 से लेकर आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। ये जाना पहचाना लग रहा है आपको 300A, क्योंकि संपत्ति का मूल अधिकार जो था उसको 44वें संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। उसको 300A में रख दिया गया था, इसको लीगल राइट बनाया गया। इसके फिर चैप्टर पढ़ने हैं हमने। क्या पढ़ने हैं? नींद नहीं आनी चाहिए। जमाई लेने का मतलब यह है कि मैं सामने जो बता रहा हूं उसका अपमान करना है, और आप भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हो ऐसे। चैप्टर 1 में क्या है? फाइनेंस, फाइनेंस यानी वित्त। आर्टिकल कहां से कहां तक? 264 से 291। चैप्टर 2
उधार लेना, BORROWING, बोरोइंग यानी उधार लेना। मैंने पहले ही बता दिया भाई, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है बोर्ड पे, ठीक है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? 292 से लेकर, बोरोइंग 292 से लेकर 293, चैप्टर 3। ये उधार लेना बोलते हैं इसको, बोरोइंग को क्या बोलते हैं? फिर चैप्टर 3 है प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड, हिंदी में बोलेंगे इनको, प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति। हाँ, संपत्ति, संविदा, संविदाएं, अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं। आपकी इंग्लिश भी सुधर रही है ऐसे में, इसलिए बोल रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में करो। ऑब्लिगेशन बाध्यताएं, लायबिलिटीज दायित्व, आपके क्या दायित्व हैं, है ना, आपका दायित्व है पढ़ाई करना। बाध्यताएं और वाद, ये कहां से कहां तक? आर्टिकल 294 से, आर्टिकल 294 से तक, ठीक है। फिर चैप्टर 4, इसमें क्या है? संपत्ति का विधिक अधिकार, संपत्ति का विधिक अधिकार। आर्टिकल, भाई ये अलग है, आर्टिकल 300A। बहुत तेजी से लिखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारा है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मोतियों जैसे अक्षर ना भी हो लेकिन गैप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कद अच्छा होना चाहिए, किसका? आपके अक्षरों का। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं वो आप जैसे युवा नहीं होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं, है ना, प्रोफेसर्स होते हैं बड़े, तो उनको वो अक्षर दिखने चाहिए। पहले आपने बहुत छोटा छोटा लिख दिया, कुछ बच्चों का देखा मैंने, बिल्कुल चींटियों से भी छोटे अक्षर लिखते हैं, वैसा नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, खोल के लिखना, खुल के, जगह दी हुई होती है बिल्कुल, है ना। चलो जी, तो चैप्टर 4 प्रॉपर्टी, ये मैंने बता दिया था आपको। जो 300A है, ये 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? क्या किया गया था भाई? 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको कहां रख दिया गया? भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के अंतर्गत आर्टिकल 300A में रखकर उसको लीगल राइट बना दिया गया और उसमें लिखा गया कि आपको आपकी संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, वैसे नहीं कर सकते। ये नहीं कि कोई भी आया और आपको क्या कर दिया, बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने का कारण यह है, बुलडोजर बाबा सुने होंगे आपने यूपी में, बुलडोजर वहां चलेंगे अगर आपने रेलवे की जमीन पे क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। अगर आपके पास अपनी जमीन के कागज हैं, आपको आपकी संपत्ति से कोई नहीं हटा सकता। 2 उदाहरण देखे होंगे आपने। एक व्यक्ति ने सड़क के बीच में मकान बना दिया। क्यों बना दिया? चलती हुई सड़क, हाईवे, उसके बीच में मकान बना दिया क्योंकि कोर्ट से जीत के आया हो। क्योंकि क्या हुआ कि जब संपत्ति का अधिग्रहण किया गया, संपत्ति अधिग्रहण के कानून होते हैं, संसद बनाती है कानून, संपत्ति अधिग्रहण कर ली उसको मुआवजा नहीं दिया। जब मुआवजा नहीं दिया तो वो चक्कर काटता रहा, ठीक है। तो भ्रष्ट लोग जो थे वो क्या कर गए, उसका मुआवजा खा गए, उसको दिया ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। अब वो कोर्ट केस गया, कोर्ट में जीत गया। अब जब कोर्ट से जीत गया तो उसके कागज थे, उसने बीच सड़क में क्या कर दिया, मकान बना दिया, बुनियाद बिल्कुल बढ़िया से।
अपनी बाउंड्री वॉल करा दी। सारे लोग परेशान हैरान कि भाई कैसे हो गया। उसके पास क्या था, कागज था, क्योंकि उसके पास सारे क्या थे, लीगल जो कागजात होते हैं वो उसके पास थे, और साथ में कोर्ट ऑर्डर। पुलिस आई, पुलिस भी क्या करती, समझ में आया। इसलिए ऐसी संपत्ति पर ना बैठे जो सरकार की संपत्ति है। फॉरेस्ट की संपत्ति पर अगर आप बैठेंगे तो आपको हटाया जाएगा। अगर आप रेलवे की संपत्ति पर बैठेंगे तो वहां तो बड़े कठोर कानून है, वहां पे तो आपको क्या नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। खाली आज बोला जाएगा खाली करो, कल तक खाली होना चाहिए जब रेलवे को पता चलता है। समझ में आ गया। तो विधि बनाई जाएगी आपको संपत्ति संबंधी अधिकार के लिए, और अगर वंचित करना होगा तो आपको उससे, जैसे मैंने बताया आपको कि आप मकान कहीं भाई 6 लेन बन रही है, जैसे माना कहीं पर रोड बननी है और आपका मकान आ रहा है बीच में और उससे बाधित हो रही है वो रोड, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आप गांव में हैं तो आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा जो सर्किल रेट होगा वहां का, और अगर आप शहर में हैं तो आपको 2 गुना क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से विकासात्मक कार्यों में अगर आपका मकान आ रहा है तो हट जाना चाहिए, क्योंकि जमीन को 100 साल से ज्यादा कोई नहीं भोग पाता। लेकिन आप अगर अड़े रहे और वो रोड वहां पर टेढ़ी कर दी, तो हाईवे जब चल रहा होता है तो बहुत तेज स्पीड में चल रहे होते हैं वाहन, आपकी जिद के कारण वहां पर कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और आने वाली जितनी भी मौतें होंगी दुर्घटना में उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो विकासात्मक कार्यों में क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए सरकार को, और कहीं और पर अपनी बसावट करनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। ये नहीं कि गांव में रोड आ रही है, जेसीबी आ रखी है और उसके आगे लेट गया, नहीं जी मेरा खेत जा रहा, मैं नहीं, ये फिर आप आने वाले क्या पीढ़ियों के साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। चलो जी, उसके बाद क्या, पार्ट 13 कौन सा है, पार्ट 13। पार्ट 13 में क्या है भाई, पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलेंगे हम क्या, हिंदी में बोलेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इंटरकोर्स, समागम, है ना। ये आर्टिकल कहां से कहां तक आता है भाई, आर्टिकल 301 से 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद पार्ट 14 आता है, क्या आता है, पार्ट 14। ये मैंने क्या बताया आपको, पार्ट 13 ना, इसके बाद पार्ट 14, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 308 से लेकर और कहां तक, 323 तक, कहां तक, 323 तक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो, अगर वो आईएएस है तो यूपीएससी का आर्टिकल भी इसी के बीच में आएगा, और अगर वो पीसीएस है तो राज्य लोक सेवा आयोग कराता है, वो भी आर्टिकल इसी के अंदर आएगा। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं वो भी यही बीच में बताएगा, 312 नंबर का आर्टिकल बताएगा। कौन बताएगा, 312।
ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1, इसको चैप्टर में काटना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज यानी सेवाएं। सेवाएं, ये आर्टिकल 308 से लेकर और 314 तक है, 314 तक पढ़ेंगे। इसी के अंदर एक आर्टिकल 312 आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। कौन सा? जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा करती है। राज्यसभा अगर अपने 2/3 मेजॉरिटी से ये बोल दे कि देश में एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, तो ये नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित किया जाता है संसद के द्वारा। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा, संसद करती है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन का अधिकार किसका है? आंसर राज्यसभा का। यह राज्यसभा का विशेष अधिकार होता है। क्या होता है? अगर ऑल इंडिया सर्विस लानी है ना, नहीं, ऑल इंडिया सर्विस किसको बोलते हैं? मतलब उसका जो एग्जाम होगा यूपीएससी कराएगी। यूपीएससी कराएगी यानी केंद्र आपको सिलेक्ट करेगा, लेकिन सेवाएं आप कहां देंगे? राज्यों में देंगे। आप आईएएस हो, क्या हो? आईएएस हो, तो आप सेवाएं कहां दे रहे हो? अरे हो कहां से? आए कहां से हो? केंद्र से। मसूरी मत बोलना, लबासना से। लबासना में ट्रेनिंग होती है, ठीक है, यानी सेंटर से। आपके जो नियुक्ति पत्र है उस पर किसके साइन है? राष्ट्रपति के हैं, महामहिम राष्ट्रपति के। समझ में आया? अगर आप आईपीएस हो तो क्या हो? कहां से हो रखे हो आप? केंद्र से। लेकिन सेवाएं कहां दे रहे हो? भाई राज्य का तो डीएसपी हुआ ना, पीसीएस से क्या बनोगे? डीएसपी बनोगे। लेकिन आपके ऊपर एक व्यक्ति बैठा होगा, एसपी, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो कहां से आया? वो अखिल भारतीय सेवा से। ऐसे ही फॉरेस्ट में देखा होगा आपने, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, उसमें जो आपके आईएफओएस जो होंगे वो कहां से आए? आए केंद्र से। लेकिन आपके राज्य के वनों की रक्षा के लिए तत्पर है कौन? आईएफओएस। तो मैंने कहा अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उसका सृजन का अधिकार, सृजन मतलब उसको कौन सृजित करवा सकती है? राज्यसभा। लेकिन करती कौन है? संसद। यानी लोकसभा भी पास करेगी उसको। राज्यसभा ने तो कर ही दिया माना, लोकसभा भी पास करेगी, महामहिम उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, तब नई अखिल भारतीय सेवा सृजित होती है। इसके बाद चैप्टर 2 क्या है भाई? चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल 315 से लेकर और 323 तक। अब जब भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि भाई किस चीज की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, कोई पूछ सकता है आपसे इसका आर्टिकल कौन सा है? 315 है। आर्टिकल कौन सा है? 315 है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, माना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, किस आर्टिकल में है? 315। संवैधानिक संस्थाएं हैं ये। यूपीएससी धौलपुर हाउस नई दिल्ली संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड संवैधानिक संस्था है। कौन सा आर्टिकल है? 315। जो जिनका उल्लेख संविधान में है उनको संवैधानिक संस्था कहा जाता है, और जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उनको संवैधानितर निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो क्या? संवैधानितर निकाय है, संविधान में उल्लेख नहीं है उसका, है ना। जैसे महिला आयोग, इसका उल्लेख नहीं है ना, आर्टिकल नहीं है इसका। या अन्य बहुत सारे आयोग हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं किसमें? आर्टिकल 14A में आ रहे हैं। आर्टिकल 14A, सॉरी पार्ट 14A, पार्ट 14A। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ना हमने। इसके बारे में पढ़ना है। इनको अधिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल कोड सुने होंगे आपने। इसका आर्टिकल जो है 324 से लेकर 324A तक, 324
से लेकर 324, 323 से लेकर 323 से लेकर आर्टिकल बताइए भाई इसका। और ये फिर ऊपर वाला क्या 315 से लेके कहां तक है ये? अच्छा 323, अच्छा ए और बी है भाई इसमें लगे हुए, इसमें ए और बी लगाओ, तभी मैं कह रहा हूं कि 323 दो बार कैसे आ गया, तो ए और बी है, 323 ए और 323 ये बाद में जोड़ा गया दरअसल, ये यही पार्ट से दिख रहा होगा आपको, ए लगा हुआ ना इसमें 14 है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं हम इलेक्शन कमीशन में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आर्टिकल बताया था, ये 324 ही बताया था भाई। राज्य निर्वाचन आयोग का मैंने बताया 300 नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या बताया था मैंने? 243 के और 243 जेड है। और जो देश का निर्वाचन आयोग है उसका आर्टिकल मैंने बताया था 324। अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट 15 में पढ़ेंगे इसको। किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 15। ठीक है? भाई सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम विश्व का, तो ये तो गौरव का विषय हमारे लिए, तो ये पार्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता। पार्ट 15, पार्ट 15 इलेक्शन, निर्वाचन, इलेक्शन ऑब्लिक निर्वाचन, आर्टिकल 324 से लेकर 329A। तो इलेक्शन कमीशन अगर आपसे पूछ लिया देश का इलेक्शन कमीशन, तो 324 में है, इसमें है। और निर्वाचन के बारे में पूछ लिया, इलेक्शन के बारे में पूछ लिया, तो पार्ट 15 में है। इलेक्शन के संबंध में जो भी चीजें होंगी, तो मैंने कहा हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसे कहा जाता है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बताया कि डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इतना समझ में आ गया? उसके बाद पार्ट 16 आता है, स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस relating to certain classes, relating to certain classes। आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक? 330 से लेकर 3A तक। इसमें मैं बता दूं आपको, दो आर्टिकल हटा दिए गए हैं मोदी जी द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। वो कौन से थे? इस देश में एक व्यवस्था थी कि जब भी इलेक्शन होते थे, उस इलेक्शन के बाद लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे। क्या होते थे? या फिर विधानसभाओं के इलेक्शन में जब इलेक्शन होते थे, अगर कोई एंग्लो इंडियन जीतकर नहीं आया तो एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था। कहां पर? विधानसभा में। पहले हम पढ़ते थे उत्तराखंड में 70+1, वो प्रथा खत्म कर दी। क्यों कर दी? एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत कम है और इतने सारे प्रतिनिधि हर राज्य में बैठ रहे हैं, संसद के अंदर भी 2 प्रतिनिधि बैठ रहे हैं। तो वो जो आर्टिकल था, वो कौन कौन से आर्टिकल थे? 331 और 333। 331 और 333, ये दोनों आर्टिकल जो है ये क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। इतना समझ में आ गया? इसके बाद आता है क्या? पार्ट 17, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17,
पार्ट 17 क्या कहता है? लैंग्वेज, राजभाषा, इसके बारे में बताता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसको लिख दीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। राजभाषा 343 से लेकर और कहां तक? 351 तक। 343 से लेकर 351 तक। हिंदी हमारी राजभाषा है, कौन सा आर्टिकल कहता है? 343 कहता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ राजकाज की भाषा है, ये संविधान में लिखा हुआ है। जबकि क्या होना चाहिए था इस देश में? जो बहुसंख्यक लोग हैं वो क्या है? हिंदी भाषी है। तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत, जब ये विवाद चल रहा था भाषा का, तो हिंदी का विरोध किया गया। तो फिर एक संशोधन आया, उसमें बोला गया जब तक दक्षिण भारत और अन्य राज्य नहीं मान लेते हिंदी को क्या बनाने के लिए? राष्ट्रभाषा, तब तक ये राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। ठीक है, चलो जी, चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे भाई। तो चैप्टर वन लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 343 से लेकर 344, यानी संघ की भाषा। क्या है? संघ की भाषा। चैप्टर टू में क्या है? रीजनल लैंग्वेजेस। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं क्षेत्रीय भाषाओं को। इसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषाओं को। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 345 से 347। चैप्टर 3 बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश होती है। क्या होती है? इंग्लिश होती है। सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश ही है प्योर। हाई कोर्ट में तो थोड़ा बहुत बीच में हिंदी बोल भी सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट में आपको जो जिरह होगी, जो एडवोकेट्स होंगे, वो इंग्लिश में ही करेंगे। सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो जो क्योंकि क्या है, अभिलेख न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय। जितने भी अभिलेख होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? इंग्लिश में लिखे जाते हैं। उसका ट्रांसलेशन बाद में हिंदी में हो सकता है। किसमें हो सकता है? तो इसमें बोलना है लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। आर्टिकल 348 से लेकर 349 तक। और चैप्टर 4, हाँ जी, स्पेशल डायरेक्टिव्स। इसका आर्टिकल्स 350 से लेकर 351। ध्यान रखना, एक डीपीएसपी हमने कहां पढ़े? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां पढ़ा हमने? पार्ट 4 में पढ़ा। कुछ डायरेक्टिव्स यहां पर भी हैं जो कि पार्ट 4 में नहीं है। यहां पर निर्देश दिए गए हैं भाषा संबंधी। किसके संबंधी? भाषा संबंधी। इतना समझ में आ गया? इतना आ गया? ठीक है। अब इसके बाद फिर पार्ट 18 में जाते हैं। पार्ट 18 क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 18 क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
कहां से लिया, किस देश के संविधान से लिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस? हाँ जी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी, है ना। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीमर कहा जाता है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 18, पार्ट 18 प्रोविजंस, आपात उपबंध, उपबंध आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 तरह के आपात होते हैं, 3 तरह के। एक 352 होता है, इसमें 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक 356 होता है और एक 360 होता है। 352 को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी 356 को, और 360 को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहां से क्वेश्चन पूछा 360 कितनी बार लगा देश में? इट हैज नॉट बीन प्रैक्टिस सो फार, आज तक नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। पहले बता दूं, देश बर्बाद हो जाता है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। ये आपात लगे हमारे नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। राष्ट्रपति शासन तो पता नहीं कितनी बार लगता रहता है। स्टेट इमरजेंसी को ही हम राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 शब्द याद करने पड़ेंगे आपको। या तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या आर्म रिबेलियन हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो तब राष्ट्रपति क्या कर सकता, घोषणा कर सकता 352 की, नेशनल इमरजेंसी की। और ये इंदिरा गांधी जी के समय में लगाई गई थी जब, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द था आंतरिक अशांति, अभ्यंतरिक अशांति, वो शब्द हटाना पड़ा, उसकी जगह पे लिखना पड़ा फिर क्या, सशस्त्र विद्रोह होने पर लगा सकते हैं क्या नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी अगर संविधान के प्रावधानों के हिसाब से किसी राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है वहां पर। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं इसे लगाने के। एक 70 सीटें हैं, माना उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रहा हूं, 35-35, या ऐसे बोल रहा हूं मैं कि 34 और 2, 34 और 2, 3 पार्टियां हैं माना, 34 2 आ गई, और 2 ने कहा ना तो मैं इसको समर्थन दूंगा ना मैं उसको समर्थन दूंगा, या फिर दे दिया समर्थन, सरकार बन गई, 6 महीने बाद उसने कहा मैं समर्थन वापस ले रहा हूं। दूसरे 34 वाले ने कहा हमें दे दे, उसने कहा नहीं दे रहा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा कि भाई जब बहुमत नहीं है तो फिर सरकार कैसे चलेगी, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपात उपबंध समझ में आ गया। इसके बाद पार्ट 19, पार्ट 19 क्या कहता है? पार्ट 19 में क्या है भाई? पार्ट 19 मिसलेनियस है, तीर्ण बोलते हैं। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, ये आर्टिकल कहां से कहां तक होता है? 361 से, हाँ जी, 367 तक। फिर पार्ट 20, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े समझदार थे। कौन? संविधान बनाने वाले, संविधानवेता जो उस समय संविधान बना रहे थे, उन्होंने, उनको पता था परिस्थितियां बदलेंगी, अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पार्ट 20, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द, यानी संविधान संशोधन, संविधान आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, याद करना। भाग 20 संविधान संशोधन, इसमें प्रक्रिया दे रखी थी पहले, बाद में शक्ति भी डाली गई इसमें। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किसमें थी? पार्ट 20 में थी।
है ना। इस पे बड़ा विवाद हुआ कि भैया प्रक्रिया दे रखी है, शक्ति नहीं दे रखी है। फिर पार्लियामेंट ने उसमें शक्ति भी क्या की, समाहित की। पार्ट 21, पार्ट 21 में क्या है? पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेम्पररी यानी इसको बोलते हैं अस्थाई। टेम्पररी, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल TIONL है ना, एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसको हिंदी में बोलेंगे अस्थाई, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाई अगर राइटिंग बनाने पे बहुत देर लग जाएगी, इसलिए राइटिंग नहीं बन रही है। राइटिंग पे नहीं जाना है आपने, उसको समझना है। इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है? 369 से लेकर 369 से लेकर 390। और फिर इसके बाद आता है भाग 20, भाग 22, सॉरी, भाग 22 में क्या है? यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, हिंदी में प्राधिकृत पाठ किस भाग में है ना। तो छोड़ना मत भाई कोई भी पार्ट, सारे पार्ट पढ़ने हैं आपने। जिसने डायरेक्ट पढ़ ली उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन आसान हो जाता है। पार्ट 22, पार्ट 22 बोलिए। शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव, 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 टेक्स्ट इन हिंदी एंड हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और निरसन। आर्टिकल 393 से लेकर 390। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, पहले नोट्स बनाना है, या फिर डायरेक्ट अगर आप याद कर सकते हो तो याद करो, लेकिन उसको बिना देखे लिखना है आपने। तो समझ में आ गया? तो 22 पार्ट जब याद हो जाते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन। संविधान को पढ़ने की पहली सीढ़ी भाग याद करना है। उसके बाद स्केड्यूल्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर प्रेम्बल में जाएंगे, उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें होती हैं पहले उनको पढ़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, राज व्यवस्था में जाएंगे कि भाई क्या चीज है, कैसे आया संविधान, है ना। इतना समझ में आ गया? इसमें इतना काम।